Hello students, welcome to chemistry class. Students, today I will discuss the next topic of electrochemistry, that is variation of molar conductivity with concentration for strong and weak electrolyte. Students, it is a very important topic, so please watch the video carefully. Let us start our topic. Variation of molar conductivity with concentration. स्टूडेंट्स, इन प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको मोलर कंडक्टिविटी के बारे में बताया था, समझाया था कि मोलर कंडक्टिविटी हम किसे कहते हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि जैसे जैसे डाइल्यूशन बढ़ता है वैसे वैसे मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ती है। डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी बढ़ती है, ये बात मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताई थी। यहाँ हम थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे और हम ये भी पढ़ेंगे कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट पर क्या असर पड़ता है मोलर कंडक्टिविटी का, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है और वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ता है जब हम डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं। स्टूडेंट्स, आप सोच रहे होंगे कि मैं डाइल्यूशन वर्ड क्यों इस्तेमाल कर रही हूँ, जबकि मैंने यहाँ पर कौन सी टर्म यूज़ में ली है, कंसंट्रेशन। ठीक है, एक्चुअली स्टूडेंट्स क्या है कि कंसंट्रेशन और डाइल्यूशन दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। अगर हम किसी सॉल्यूशन में सोल्यूट की अमाउंट को बढ़ाते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, कंसंट्रेटेड। और अगर उसी सॉल्यूशन में हम वाटर ऐड कर देते हैं तो वो सॉल्यूशन कैसा हो जाता है, डाइल्यूट। यानी हम पानी मिला दें, वाटर ऐड कर दें तो सॉल्यूशन हमारा डाइल्यूट हो जाएगा, और अगर हम सॉल्यूट मिला देंगे तो सॉल्यूशन हमारा कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेटेड हो जाएगा। ठीक है, तो हम अपना आंसर जो है वो दोनों तरीके से दे सकते हैं कि कंसंट्रेशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है या डाइल्यूशन का मोलर कंडक्टिविटी पे क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। ठीक है, दोनों का इफ़ेक्ट जस्ट रिवर्स होगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसमें पढ़ेंगे कि कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का की जो कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टिविटी जो है उसकी कैसे चेंज होगी कंसंट्रेशन के साथ में। तो इसके लिए हम डी बाई हुकल ऑनसेगर इक्वेशन को फॉलो करेंगे। डी बाई हुकल ऑनसेगर इक्वेशन क्या है, लैम्डा सी एम इक्वल टू लैम्डा नॉट एम माइनस ए अंडर रूट सी। स्टूडेंट्स, यहाँ पे 4 टर्म्स हैं जिनको हमें समझना बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये टर्म्स आगे भी इस चैप्टर में काम आएंगे। तो आप इसको ध्यान से समझिए कि लैम्डा सी एम का क्या मतलब है। देखो, लैम्डा एम का क्या मतलब था, मोलर कंडक्टिविटी। सी का मतलब यहाँ पे क्या है, एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट गिवन कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यानी अगर किसी सॉल्यूशन की कोई कंसंट्रेशन है, किसी भी कंसंट्रेशन पर वो है, तो उस समय उसकी जो मोलर कंडक्टिविटी होगी उसको हम क्या बोलेंगे, लैम्डा सी एम। ठीक है, इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लैम्डा नॉट एम को समझना ध्यान से क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। लैम्डा नॉट एम का क्या मतलब है, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन। अब आप कहोगे ज़ीरो कंसंट्रेशन पे तो सॉल्यूट ही नहीं होगा। ज़ीरो कंसंट्रेशन का मतलब है बहुत ही कम कंसंट्रेशन हो। अगर बहुत कम कंसंट्रेशन है इसका मतलब उसमें वाटर क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट में होगा। तो ज़्यादा अमाउंट में होगा तो उसकी डाइल्यूशन क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो इसको हम जो है लैम्डा नॉट एम जो है इसको हम लैम्डा इनफाइनाइट एम के नाम से भी डिनोट कर सकते हैं। यहाँ इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, और यहाँ इसका मतलब क्या है, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। तो यहाँ हम बात करेंगे ज़ीरो कंसंट्रेशन की, यहाँ हम बात करेंगे इनफाइनाइट डाइल्यूशन, यानी हमने सॉल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट बना दिया है। और एक और नाम से हम जान सकते हैं जो वो है हमारा लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, यानी कि लैम्डा नॉट एम के अब 3 नाम हो गए, मोलर कंडक्टिविटी एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन या लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तीनों का मतलब एक ही है। ठीक है, एक यहाँ पर
कांस्टेंट है। ये कांस्टेंट जो है ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और सॉल्वेंट के नेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। C मीन्स कंसंट्रेशन। C यहाँ किसको डिनोट कर रहा है? कंसंट्रेशन को डिनोट कर रहा है। यानी इस इक्वेशन में अगर हम इस कांस्टेंट को छोड़ दें तो दो ही चीज़ों के बारे में बात हो रही है, मोलर कंसंट्रेशन एट गिवन कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट ज़ीरो कंसंट्रेशन, मोलर कंडक्टेंस एट गिवन कंसंट्रेशन एंड कंसंट्रेशन, यानी मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन की बात हो रही है, ठीक है। इस इक्वेशन को अगर हम ध्यान से देखें तो ये y इज इक्वल टू -mx प्लस c की इक्वेशन बनती है, और हमें पता है कि जब ये इक्वेशन होती है तो हमें नेगेटिव स्लोप का कर्व मिलता है। हमें कौन से स्लोप का कर्व मिलेगा? नेगेटिव। यानी कि अगर हम यहाँ लैम्डा cm और √c के बीच में कर्व प्लॉट करेंगे तो उसका स्लोप कैसा होगा? नेगेटिव होगा, कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने एक कर्व प्लॉट किया है और उस कर्व के अंदर हमने दो चीज़ें ली हैं। एक्स एक्सिस के ऊपर हमने लिया है √c, इसको ले रखा है, और वाई एक्सिस के ऊपर हमने लैम्डा cm को ले लिया, लैम्डा m ले लिया हमने, ठीक है। तो कर्व हमारा है लैम्डा m और √c के बीच में। और अभी हमने स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के बारे में बात करी तो हमने कहा कि इसका कर्व हमें कैसा मिलेगा? नेगेटिव स्लोप का मिलेगा। यहाँ हमने एक KCl लिया है। KCl क्या है? सॉल्ट है। सॉल्ट सारे के सारे कैसे इलेक्ट्रोलाइट होते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो यहाँ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है हमारा KCl, ठीक है। मैं KCl की जगह HCl भी लिख सकती थी, KCl की जगह पर NOH भी लिख सकती थी। क्यों लिख सकती थी? क्योंकि NOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, HCl एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड ऑल सॉल्ट, सभी तरह के सॉल्ट्स जो होते हैं वो किस कैटेगरी में आते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कैटेगरी में आते हैं। तो यहाँ पर अगर हमने कोई और भी एग्जाम्पल लिख दिया होता तब भी हमें कुछ जो कर्व मिलता उसकी शेप कुछ इसी तरह की मिलती, ठीक है। ऊपर नीचे हो सकता था बट कर्व की जो शेप होती वो इसी तरह की होती। देखिए ये शेप कैसी है? ये भी नेगेटिव स्लोप की मिल रही है, ठीक है। अब इस कर्व से हमने क्या क्या कंक्लूजन ड्रॉ करे? कर्व किसके बीच में है? लैम्डा m, और किसके बीच में? √c। हमने इलेक्ट्रोलाइट क्या लिया है? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिया है। कर्व हमें नेगेटिव स्लोप का मिल रहा है। अब हम इसको एक्सप्लेन करते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर रहे हैं? देखो ध्यान से समझना। ऑन डाइल्यूशन हम इस KCl के सॉल्यूशन में जो भी इसकी कंसंट्रेशन है उसमें वाटर ऐड कर रहे हैं। अब आप बताइए, अगर मैं एक्स एक्सिस पे जा रही हूँ लेफ़्ट टू राइट तो कंसंट्रेशन क्या हो रही है? बढ़ रही है। यानी अगर मैं वाटर ऐड करती हूँ, अगर मैंने इसमें क्या ऐड कर दिया? वाटर ऐड कर दिया, तो ऐसी स्थिति में कंसंट्रेशन रिवर्स डायरेक्शन में हो जाएगी, यानी कंसंट्रेशन कम हो जाएगी, यानी डाइल्यूशन बढ़ जाएगी। तो अगर KCl सॉल्यूशन के अंदर अभी इसकी कंसंट्रेशन जो भी है, ये वाली कंसंट्रेशन है, सपोज करो हमने इसमें वाटर ऐड किया तो इसकी कंसंट्रेशन कम हो गई, यानी कि हम रिवर्स डायरेक्शन में चलेंगे। कंसंट्रेशन कम हो रही है तो हम देख रहे हैं कर्व तो ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी मोलर कंडक्टिविटी क्या हो रही है? बढ़ रही है, ठीक। फर्स्ट पॉइंट हमें समझ में आया। ऑन डाइल्यूशन देयर इज इंक्रीज इन लैम्डा m, इंक्रीज इन लैम्डा m। बट एक खास बात देखने को मिली कि यहाँ इंक्रीज कैसा हो रहा है? स्लो हो रहा है, स्लो इंक्रीज हो रहा है, यानी कि धीरे धीरे बढ़ रही है, ग्रेजुअल इंक्रीज हो रहा है, धीरे बढ़ रही है। और जो भी बढ़ रही है वो किसके कारण बढ़ रही है? ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयन। अब देखो ध्यान से समझने वाली बात है कि जब हम KCl को वाटर में डालेंगे तो बताओ ये कौन से आयन बनाएगा? K++ क्या बनाएगा? Cl नेगेटिव। अगर हम वाटर ऐड करते हैं तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा, जिसको हम बोलते हैं इंटर आयनिक डिस्टेंस। इट विल इंक्रीज, दैट्स वाई इंटर आयनिक इंटरेक्शन विल डिक्रीज, दैट्स वाई स्पीड ऑफ आयन विल इंक्रीज। और अगर स्पीड ऑफ आयन बढ़ेगा तो मोलर कंडक्टिविटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो देयर इज वन फैक्टर विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन मोलर कंडक्टिविटी इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ऑन डाइल्यूशन, दैट इज कि स्पीड ऑफ आयन विल इंक्रीज बिकॉज द डिस्टेंस बिटवीन आयन विल इंक्रीज एंड द इंटरेक्शन बिटवीन आयन्स विल डिक्रीज। इज दैट ओके? आई थिंक ये बात आपको समझ में आ गई होगी। दूसरी बात, स्लो इंक्रीज क्यों हुआ? स्लो इंक्रीज इसलिए हुआ क्योंकि नंबर ऑफ आयन्स रिमेन सेम।
देखो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट किसे कहते हैं? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट वो होते हैं जो फुली डिसोसिएट हो जाते हैं, यानी KCl को जैसे ही हम वाटर में डालेंगे टोटली किस में कन्वर्ट हो जाएगा, K+ और Cl नेगेटिव यानी कैटाइंस और एनाइंस में डिसोसिएट हो जाएगा। अगर हम वाटर ऐड करेंगे तो नंबर ऑफ आयंस नहीं बढ़ेंगे, नंबर ऑफ आयंस तो उतने ही रहेंगे जितना KCl था, टोटली किस में कन्वर्ट हो गया, आयंस में। तो अगर हम कितना भी वाटर ऐड कर लें नंबर ऑफ आयंस तो बढ़ेंगे ही नहीं, क्योंकि जितने आयंस बन सकते थे वो ऑलरेडी बन चुके हैं। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ वर्ड काम में लिया है स्लो इंक्रीज, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस रिमेन सेम बट वट एवर बी द नंबर ऑफ आयंस देयर स्पीड विल इंक्रीज। और अगर स्पीड बढ़ेगी तो मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी। देयर इज ओनली वन रीजन बिहाइंड इंक्रीज ऑफ लैम्डा एम, दैट इज, वो क्या रीजन है कि स्पीड ऑफ आयन विल इंक्रीज। ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट, ऑन एक्स्ट्रापोलेशन ऑफ कर्व वी गेट लैम्डा नॉट एम। व्हाट डू यू मीन बाय एक्स्ट्रापोलेशन? कि अगर हम इस कर्व को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो इस पॉइंट को इंटरसेक्ट करता है। ये पॉइंट कौन से एक्सिस पर है? वाई पर। वाई एक्सिस पे कौन है? लैम्डा एम। यानी और इस टाइम इसकी कंसंट्रेशन क्या होगी? 0, यानी डाइल्यूशन क्या होगी? मैक्सिमम, यानी लैम्डा नॉट एम। तो हम लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हैं। यानी कि अगर हम एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं और उसके कर्व को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो वो मोलर कंडक्टिविटी के कर्व को इंटरसेक्ट करता है, और जिस भी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा वो उसकी हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी होगी, और उस हाईएस्ट मोलर कंडक्टिविटी यानी कि मैक्सिमम डाइल्यूशन पर होगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये तो बात करी हमने कि मोलर कंडक्टिविटी फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, हाउ मोलर कंडक्टिविटी ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट विल चेंज ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन और डिक्रीजिंग कंसंट्रेशन। अब हम बात कर लेते हैं कंडक्टेंस बिहेवियर ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन को बढ़ाते हैं, ऑन डाइल्यूशन देयर इज सडन इंक्रीज इन लैम्डा एम। देखिए यहाँ वर्ड मैंने काम में लिया स्लो इंक्रीज, यहाँ मैं वर्ड काम में ले रही हूँ सडन इंक्रीज। वहाँ पर ग्रेजुअली इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ मोलर कंडक्टिविटी, यहाँ पर जो है मोलर कंडक्टिविटी वो एकदम से इंक्रीज करेगा, सडन इंक्रीज होगा। किस केस में? वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। देखिए कर्व से समझते हैं हम इसको। देखिए सबसे पहली बात, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है जो KCl लिया हमने। यहाँ वीक इलेक्ट्रोलाइट हमने क्या लिया? एसिटिक एसिड। मैंने आपको कहा था कि अगर हम HCl, HNO3 या H2SO4 की जगह कोई भी एसिड ले लें, 12th लेवल के बात कर रही हूँ मैं, तो वो एसिड्स क्या होंगे? वीक एसिड्स कहलाएंगे। और वीक एसिड्स क्या कहलाते हैं? वीक इलेक्ट्रोलाइट कहलाते हैं। तो यहाँ मैंने वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल लिया है CH3COOH। ठीक है, तो पहली बात, अगर हम ये कंसंट्रेशन मान लें, चाहे सपोज करो ये कंसंट्रेशन मान लें, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी कितनी है? इतनी, बहुत ही कम है। और इसी कंडक्टेंस के ऊपर जब हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट ले लेते हैं तो इसकी कंडक्टिविटी ये आती है। कहने का मतलब क्या है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी वीक इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी से हमेशा ज़्यादा होगी अगर उसकी कंसंट्रेशन सेम है तो। क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो फुली डिसोसिएट होते हैं, नंबर ऑफ आयंस वो मैक्सिमम देते हैं, जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जो कम्प्लीटली डिसोसिएट नहीं होते। अगर मैं CH3COH के अंदर वाटर ऐड करती हूँ तो ये कौन सा आयन बनाएगा? CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बनाएगा? H+ बनाएगा। ठीक है, लेकिन मैं इसको इस तरह से लिखूंगी क्योंकि रिएक्शन रिवर्सिबल होगी। रिवर्सिबल का मतलब क्या है कि CH3COH टोटली आयंस में कन्वर्ट नहीं होगा। ठीक है, उसमें कुछ अनडिसोसिएटेड CH3COH भी रह जाएगा, यानी इसमें नंबर ऑफ आयंस क्या होंगे? कम। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा जो था वो ये था कि वीक इलेक्ट्रोलाइट का कर्व जो है वो हमें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के कर्व से नीचे क्यों मिलता है जब हम कर्व मोलर कंडक्टिविटी और कंसंट्रेशन के बीच में प्लॉट करते हैं? तो क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट फुली डिसोसिएट नहीं होता, इसमें नंबर ऑफ आयंस हमेशा ही स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के आयंस से कम रहेंगे और इसीलिए उसकी मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से हमेशा कम रहेगी।
ठीक है। अब हम पैटर्न देखते हैं कि जब हमने इसमें वाटर ऐड किया था तो हमें कर्व देखा, हमने यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यहाँ से यहाँ तक पहुँचा, यानी बहुत ही स्लो इंक्रीज हुआ, ग्रेजुअल इंक्रीज हुआ। लेकिन जब हम वीक इलेक्ट्रोलाइट में वाटर ऐड करते हैं तो मोलर कंडक्टिविटी जो पहले यहाँ थी वो यहाँ से यहाँ तक पहुँच गई, ठीक है, यानी कि एकदम बढ़ गई। तो क्वेश्चन ये रेज हुआ कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टिविटी में वाटर ऐड करने पर स्लो इंक्रीज क्यों हुआ और वीक इलेक्ट्रोलाइट के अंदर जो है वो लार्ज इंक्रीज क्यों हुआ। तो इसके दो रीज़न हैं। पहला रीज़न क्या है, ड्यू टू इंक्रीज इन स्पीड ऑफ आयन, जो यहाँ पर भी पढ़ा था हमने कि जैसे जैसे हम नंबर ऑफ आयन्स वाटर ऐड करेंगे वैसे वैसे इसका डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयन्स जैसे जैसे हम वाटर ऐड करेंगे वैसे वैसे इन दोनों आयंस के बीच का डिस्टेंस कम हो जाएगा, इंटरेक्शन जो है वो डिस्टेंस बढ़ जाएगा, इंटरेक्शन कम हो जाएगा और उसकी वजह से स्पीड बढ़ जाएगी। यानी जो रीज़न हमने यहाँ पढ़ा था वही रीज़न यहाँ आ जाएगा। लेकिन यहाँ वाटर ऐड करने पे नंबर ऑफ आयंस जो है वो नहीं बढ़ रहे थे, क्योंकि वो जितने डिसोसिएट हो सकते थे वो पहले ही डिसोसिएट हो गए। लेकिन यहाँ पर जब हम वाटर ऐड करेंगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, डिसोसिएशन बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे। यानी यहाँ पर केवल एक ही रीज़न था और वो था कि वाटर ऐड करने पर आयंस की स्पीड बढ़ती है। लेकिन यहाँ दो रीज़न मिले हमें, वाटर ऐड करने के बाद स्पीड ऑफ आयन भी बढ़ी और नंबर ऑफ आयंस भी बढ़ गए और इसकी वजह से इसके अंदर एकदम सडन इंक्रीज आ गया इसकी मोलर कंडक्टिविटी में, ठीक है। थर्ड पॉइंट, जब हम एक्स्ट्रापोलेट करते हैं यानी इस कर्व को हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो हम देखते हैं कि ये मोलर कंडक्टिविटी के कर्व को तो ये इंटरसेक्टिंग पॉइंट हमें मिलता ही नहीं है। यानी इसका क्या मतलब हुआ कि हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम कभी निकाल ही नहीं सकते, कभी नहीं निकाल सकते। इसका क्या मतलब है कि चाहे हम कितना भी वाटर ऐड कर लें, चाहे हम सॉल्यूशन को कितना भी डाइल्यूट कर लें, नंबर ऑफ आयंस जो हैं वो फुली, मतलब कि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है फुली डिसोसिएट हो ही नहीं सकता, 100% डिसोसिएट हो ही नहीं सकता, चाहे आप उसमें कितना भी वाटर ऐड कर दें। नंबर ऑफ आयंस कैन इंक्रीज बट नॉट 100%, वो आपके 99.2 हो सकते हैं, 99.5 हो सकते हैं, 99.8 हो सकते हैं, लेकिन 100% वीक इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट हो ही नहीं सकता चाहे आप उसमें कितना भी वाटर ऐड कर दें। यानी कि आप उसके लिए लैम्डा नॉट एम यानी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी कभी भी कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर अभी आपको समझाई दो बातें। एक, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में अगर डाइल्यूशन की जाती है तो मोलर कंडक्टिविटी कैसे बढ़ती है, और अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट का डाइल्यूशन किया जाता है तो मोलर कंडक्टिविटी किस तरह से बढ़ती है। आई होप ये सारी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक कराती हूँ एंड दैट इज़ कोलरॉश लॉ। तो स्टूडेंट्स, अभी हमने देखा कि अगर हम लैम्डा नॉट एम और कंसंट्रेशन के बीच में कर्व प्लॉट करते हैं तो हम लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए तो निकाल सकते हैं लेकिन वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए नहीं निकाल सकते। अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को कैलकुलेट करना है तो इसके लिए कोलरॉश ने एक लॉ दिया। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की भी अगर हमें लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हमें इसके लिए किसको स्टडी करना पड़ेगा, कोलरॉश लॉ को। तो क्या कहता है कोलरॉश लॉ, उसको समझने के लिए पहले हम कहेंगे कि सपोज करो AXBY जो है ये एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है, AXBY एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है और हमें इसका अगर लैम्डा नॉट एम निकालना है यानी कि लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी। जब ये इलेक्ट्रोलाइट डिसोसिएट होगा तो बताओ A क्या है, एक कैटायन, और B क्या है, एक एनायन। कैटायन की वैलेंसी क्या है Y+ और एनायन की वैलेंसी क्या है X नेगेटिव। तो पहले हमने क्या लिख दिया यहाँ पर A+Y और यहाँ क्या लिख दिया B-X, क्योंकि A की वैलेंसी है Y और B की वैलेंसी है X। पहले हम कैटायन लिखते हैं फिर हम एनायन लिखते हैं। तो पहले हमने लिखा A+Y फिर हमने लिखा B-X। इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है लैम्डा नॉट एम, यानी ये कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है और ये एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। इनको हमने मल्टीप्लाई करा है, किससे मल्टीप्लाई करा है, A की संख्या से और B की संख्या से।
ए की संख्या यहाँ क्या है x और b की संख्या क्या है y। तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स डेफिनेशन जो है मैं आपको इस इक्वेशन से बताऊंगी। तो पहले आप ये इक्वेशन लिखना सीख लो, फिर मैं आपको बताऊंगी कि कोलरोश लॉ क्या है। ठीक है, अगर मैं आपको डायरेक्ट कोलरोश लॉ बताती हूँ तो वो आपको क्रैम करना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, लेकिन इतनी बड़ी डेफिनेशन को याद करना मुश्किल होगा हमारे लिए। इसलिए पहले हम इस इक्वेशन को समझेंगे और इस इक्वेशंस को ही देख करके हम इसको डिफाइन करेंगे। तो मैंने आपको बताया कि AX/BY एक वीक इलेक्ट्रोलाइट है जो डिसोसिएट होने के बाद एक कैटायन बनाता है A+Y और एक एनायन बनाता है B-X। लैम्डा नॉट m इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है। ये कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, ये एनायन की है। कैटायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हमने कैटायन की संख्या यानी x से मल्टीप्लाई करा है और एनायन की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हमने उसकी संख्या यानी कि y से क्या किया है, मल्टीप्लाई किया है। इसको थोड़ा और अच्छी तरह से समझ लेते हैं, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम। जैसे कि यहाँ हमने लिया लैम्डा नॉट m हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट है Al2SO4 का होल थ्वाइस, हम इसकी निकालना चाहते हैं। तो बताइए अगर ये SO4 होल थ्वाइस अगर डिसोसिएट होगा तो क्या बनाएगा, Al+3 और क्या बनाएगा SO4-2। इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। Al कितनी की संख्या कितनी है 2, तो हमने इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। सल्फेट की संख्या कितनी है 3, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 3 से कर दिया। ठीक है, इसको अगर हमें और अच्छे से समझना है तो हम एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। जैसे आप इस न्यूमेरिकल के अंदर देखिए, कैलकुलेट द लैम्डा नॉट m फॉर CaCl2। हमें CaCl2 का लैम्डा नॉट m निकालना है। इसके लिए हमें दिया गया है लैम्डा नॉट m दे रखा है कैल्शियम +2 के लिए भी और Cl-1 के लिए भी, दोनों के लिए हमें उन्होंने क्या दे दिया है, लैम्डा नॉट m दे दिया है। हमें पता है लैम्डा नॉट m की यूनिट क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स, यानी इसकी यूनिट है 119 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स और इसकी यूनिट हो गई 76.3 साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो हमें इसके लिए लैम्डा नॉट m निकालना है। तो पहले हम इसको डिसोसिएट करेंगे। कैल्शियम की वैलेंसी कितनी है +2 और Cl की वैलेंसी कितनी है -1। कैल्शियम का नंबर कितना है 1, तो हमने इसको किसी से मल्टीप्लाई नहीं करा। Cl नेगेटिव का नंबर कितना है 2, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया 2 से। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना। अब आपको Ca+2 के अंदर कौन सी वैल्यू पुट करनी है 119 और Cl नेगेटिव की जगह कौन सी वैल्यू पुट करनी है 76.3 और यूनिट हमारी क्या आ जाएगी, जो हमें इनकी यूनिट दे रखी है आयंस की, वही यूनिट किसकी हो जाएगी, इलेक्ट्रोलाइट की हो जाएगी और वो हो जाएगी साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये वाला इक्वेशन समझ में आ गई होगी, इसका एग्जाम्पल समझ में आ गया होगा और इसका न्यूमेरिकल समझ में आ गया होगा। अब हम कोलरोश की डेफिनेशन देते हैं। ठीक है, इसी को देख के देनी है हमें। द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, AX/BY की हम निकालना चाहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो हमने इस चीज़ को हमने क्या लिख दिया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, लैम्डा नॉट m इज द सम ऑफ का मतलब क्या हो गया, टोटल हो गया, इज द सम ऑफ लिमिटिंग मोलर आयनिक कंडक्टिविटीज ऑफ कैटायन एंड एनायन। ये देखो कौन है, कैटायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी और ये एनायन की क्या है, लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी है। और हमने दोनों को क्या कर दिया है, ऐड कर दिया है, यानी दोनों का सम कर दिया है। मल्टीप्लाइड विद द नंबर ऑफ आयंस। अब A+Y की संख्या कितनी है x, तो हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया और B-X की संख्या कितनी है y, तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया है y से। इन 1 फार्मूला यूनिट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, कितने फार्मूला है यहाँ पर 1 है। ठीक है, अगेन मैं आपको बताती हूँ कि कैसे डिफाइन करेंगे। द लिमिटिंग मोलर conductivity of an electrolyte is the sum of limiting ionic conductivity of cation and anion each multiplied with their number of ions present in one formula unit of electrolyte।
ठीक है, आपको सिर्फ इसको देख के डिफाइन करना है। ठीक है, प्लस की जगह पर हम क्या बोल देंगे, सम बोल देंगे। ये कैटाइन की आयनिक लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आ गई, ये एनायन की लिमिटिंग आयनिक कंडक्टिविटी आ गई, दोनों को हमने ऐड कर दिया है और फिर हमने इनको इनके नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया, तो हमें इलेक्ट्रोलाइट की क्या मिल जाएगी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी। ठीक है, अब आप कह रहे होंगे, सोच रहे होंगे कि ये बात तो अभी तक मैंने बताई ही नहीं आपको कि वीक इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी में कोलरोश लॉ कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो अब मैं आपको बताऊंगी एप्लीकेशंस में। तो कोलरोश लॉ की क्या एप्लीकेशन है, कोलरोश लॉ की मेनली 3 एप्लीकेशंस हैं और इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमको करने हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ लैम्डा नॉट एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर हमें किसी वीक इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम निकालना है तो उसको हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि ग्राफ की हेल्प से तो हम उसको कैलकुलेट कर नहीं पाए, हम उसको किससे कैलकुलेट करेंगे, कोलरोश लॉ से। जैसे कि हमें किसका लैम्डा नॉट एम निकालना है, अगर हमें लैम्डा नॉट एम CH3COH निकालना है तो बताओ ये क्या हो गया, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट हो गया। और इसके लिए अगर हमें लैम्डा नॉट एम निकालना है तो देखिए उसने कितना अच्छे से समझाया दिमाग लगा करके कि अगर हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो उसके लिए हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट को यूज़ में लेंगे, 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स को यूज़ में लेके करेंगे। अब देखो सपोज़ करो मुझे लैम्डा नॉट एम किसका निकालना है, CH3COH का निकालना है, तो मुझे 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट चाहिए। कौन से मैं सेलेक्ट करूँगी 3, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सेलेक्ट करूँगी जिसमें CH3COO नेगेटिव होगा, क्योंकि देखो ये डिसोसिएट होने के बाद क्या बनाएगा, CH3COO नेगेटिव प्लस क्या बनाएगा, H प्लस। तो मुझे एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें CH3CO माइनस हो, एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें H प्लस हो। ठीक, तो देखो H प्लस का तो बिल्कुल सिंपल है, H प्लस आयन कौन देते हैं, एसिड्स देते हैं, और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना यानी हम स्ट्रॉन्ग एसिड ले लें, और सबसे सिंपल स्ट्रॉन्ग एसिड हमारे लिए क्या रहेगा, HCl। तो लैम्डा नॉट एम क्या ले लिया हमने, HCl ले लिया। इस HCl ने हमें कौन सा आयन दे दिया, H प्लस। अब हमें एक ऐसा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेना है जिसमें CH3CO नेगेटिव हो, तो इसका कोई सॉल्ट ले लेते हैं। इसका सिंपलेस्ट सॉल्ट क्या होगा हमारा, CH3COONA हो जाएगा। अब बताओ ये कौन सा आयन दे देगा, CH3CO माइनस दे देगा, ये कौन सा आयन दे देगा, H प्लस आयन दे देगा। अब हमें क्या देखना है कि भाई हमें Cl नेगेटिव तो चाहिए ही नहीं था, हमें Na तो चाहिए ही नहीं था, तो हम क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे, यानी कि हम क्या कर देंगे, लैम्डा नॉट एम क्या कर देंगे, NaCl कर देंगे। क्या समझ में आई बात आपको कि अगर हमें एक वीक इलेक्ट्रोलाइट यानी लैम्डा नॉट एम CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो हम 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लेंगे, जो एक ऐसा लेंगे जो H प्लस दे दे, एक ऐसा लेंगे जो CH3CO माइनस दे दे, और एक ऐसा ले लेंगे जिसमें ये Cl और Na हो। ठीक है, अब देखो इसमें से हमें चाहिए क्या, H प्लस, इससे हमें क्या चाहिए, CH3CO माइनस। हमें क्या नहीं चाहिए, हमें Cl माइनस नहीं चाहिए, हमें Na प्लस नहीं चाहिए। तो इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को तो हम क्या कर देंगे, ऐड, और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो ओवरऑल हमें किसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी मिल जाएगी, CH3COH की मिल जाएगी। ठीक है, तो ये हुई इसकी फर्स्ट एप्लीकेशन कि हम किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए भी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये वैल्यू कहाँ से आएंगी, तो भाई ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है ना, इनकी वैल्यू तो हम इस ग्राफ से निकालेंगे जो हमने किसके बीच में खींचा था, लैम्डा एम और √C के बीच में खींचा था। पहले मैं किसका ले लूँगी, HCl का, और इसका क्या निकाल लूँगी, लैम्डा नॉट एम। फिर HCl की जगह पे क्या ले लेंगे हम, CH3CONA ले लेंगे, और फिर इसका क्या निकाल लेंगे, लैम्डा नॉट एम, और फिर इसकी जगह पर हम क्या ले लेंगे, NaCl, और फिर इसका क्या निकाल लेंगे, लैम्डा नॉट एम। यानी कि हमने तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का लैम्डा नॉट एम ग्राफ से निकाल लिया, और फिर हमने मैथमेटिकल कैलकुलेशन करके और हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट का क्या निकाल लिया, लैम्डा नॉट एम निकाल लिया।
ठीक है। सेकंड एप्लीकेशन होती है कैलकुलेशन ऑफ डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। हमें पता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो फुली डिसोसिएट होते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट तो फुली डिसोसिएट होते नहीं है। अब अगर वो फुली डिसोसिएट नहीं होते यानी कि कुछ अनडिसोसिएटेड पार्ट भी रह जाता है, तो भाई कितना डिसोसिएट हुआ, टोटल इलेक्ट्रोलाइट का कितना परसेंट या कितना हिस्सा जो है वो डिसोसिएट हुआ, उसको हम क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फ़ा से। और अल्फ़ा इज इक्वल टू क्या होगा, लैम्डा सी एम अपॉन लैम्डा नॉट एम। अब देखो लैम्डा नॉट एम और लैम्डा सी एम के बारे में हमने भी पढ़ा ही था कि थोड़ी देर पहले ही, कि लैम्डा नॉट एम क्या था, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, लैम्डा सी एम क्या था, मोलर कंडक्टिविटी एट एनी कंसंट्रेशन। तो अगर हमें इसकी वैल्यू पता है और इसकी वैल्यू हम इसी तरीके से निकाल लेंगे, इसी मेथड से निकाल लेंगे, कोलरॉश लॉ को अप्लाई करके, ये गिवन होगा, ये कोलरॉश लॉ से निकाल लेंगे, दोनों को डिवाइड करके क्या निकाल लेंगे, अल्फ़ा निकाल लेंगे। ठीक है। थर्ड एप्लीकेशन आती है कैलकुलेशन ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगर हमें वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट निकालना है तो हम फॉर्मूला लगाएंगे केसी। केसी कौन है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कांस्टेंट। और इसके लिए डायरेक्ट आपको फॉर्मूला लर्न करना है, सी अल्फा स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा। सी यहाँ पर क्या है, कंसंट्रेशन। याद रखना है कंसंट्रेशन किस में होनी चाहिए, मोलारिटी के अंदर होनी चाहिए। और अल्फ़ा यहाँ पर आपका क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, जो हमने यहाँ से निकाला। अब देखिए इस मेथड से हमने क्या निकाल लिया, लैम्डा नॉट एम। फिर हमने इस मेथड से क्या निकाल लिया, अल्फ़ा। अल्फ़ा की वैल्यू हमने यहाँ पुट कर दी। कंसंट्रेशन यानी मोलारिटी आपको डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्वेश्चन के अंदर दी हुई होगी, तो हम इनकी वैल्यूज़ को पुट करके किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, डिसोसिएशन कांस्टेंट की। ठीक है। तो मेनली इसकी 3 एप्लीकेशंस हो गई। एक तो हम वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा नॉट एम निकाल सकते हैं, एक डिग्री ऑफ डिसोसिएशन निकाल सकते हैं, एक हम डिसोसिएशन कांस्टेंट निकाल सकते हैं। इसको हम और अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, अगर हम एक ये न्यूमेरिकल कर लें तो ये हमें और भी अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। न्यूमेरिकल इंपॉर्टेंट है इसके, पहला एक ही न्यूमेरिकल है, इसमें आपकी तीनों चीज़ें कवर हो जाएंगी। क्या है कि अगर 291 केल्विन का टेम्परेचर है, उस समय में लैम्डा नॉट एम हमें 3 चीज़ों का दे रखा है। एक है NH4Cl, एक है NaOH और एक है NaCl, यानी ये तीनों स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और इन तीनों के लिए हमें लैम्डा नॉट एम दे दिया है। ठीक है, ये गिवन है। अब हमें निकालना क्या है, कैलकुलेट द परसेंटेज डिसोसिएशन ऑफ डिसोसिएशन एंड डिसोसिएशन कांस्टेंट। हमें एक तो परसेंटेज डिसोसिएशन निकालना है, यानी हमें अल्फ़ा निकालना है। अल्फ़ा निकालना है यानी अल्फ़ा को अगर हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या निकल जाएगी, परसेंटेज डिसोसिएशन निकल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या निकालनी, डिसोसिएशन कांस्टेंट, यानी क्या निकालना है, के। यानी यहाँ पे हमसे 2 क्वेश्चन पूछे हुए हैं, एक तो हमें अल्फ़ा निकालना है और एक हमें के निकालना है। ठीक है। गिवन और एक चीज़ आपको गिवन है, वो क्या है, सेंटी नॉर्मल सॉल्यूशन है, यानी आपको कंसंट्रेशन दे रखी है। आप देखो इस फॉर्मूले में हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है, कंसंट्रेशन की, वो गिवन है इसमें। ठीक है। और इस समय में इसकी जो मोलर कंडक्टिविटी है वो कितनी है, इतनी है। यानी कि ये जो 9.335 हो गया, ये किसकी वैल्यू हो गई, लैम्डा CM की वैल्यू हो गई। ठीक। अब देखिए अगर हमें अल्फ़ा निकालना है तो हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत है, एक लैम्डा CM की और एक लैम्डा नॉट एम की। लैम्डा CM आपको दे दिया है, लैम्डा नॉट एम आपको निकालना पड़ेगा। किस मेथड से निकालेंगे, इस वाले मेथड से निकालेंगे। अब देखिए क्वेश्चन में हमें लैम्डा नॉट एम किसका निकालना है, NH4OH का निकालना है। NH4OH ऑब्वियसली एक वीक बेस है और इसके लिए उन्होंने हमें 3 स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टिविटी दी हुई है। अब देखिए अगर NH4OH है तो ये कौन सा आयन देगा हमको, NH4 प्लस क्या देगा, OH नेगेटिव देगा। ठीक है। अब आप बताइए इन तीनों में से NH4 प्लस कौन देगा, ये देगा ऑब्वियसली। तो इससे हमें कौन सा आयन मिल जाएगा, NH4 प्लस मिल जाएगा। और हमें क्या चाहिए, OH, तो NaOH हमें कौन सा आयन दे देगा, OH नेगेटिव दे देगा। यानी इन दोनों की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। अब हमें इसमें से क्या नहीं चाहिए, हमें इसमें से Cl नहीं चाहिए, हमें इसमें से Na नहीं चाहिए। तो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी यानी जो NaCl की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी उसको हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक। तो हमने यही करा है, लैम्डा नॉट एम NH4OH इज इक्वल टू लैम्डा नॉट एम NaOH प्लस लैम्डा नॉट एम NH4Cl माइनस लैम्डा नॉट एम NaCl। ठीक है। अब यहाँ से हमें
किसकी कुछ मिस्टेक होगी नहीं, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी NH4 की, यहाँ से हमें किसकी वैल्यू मिल जाएगी OH की, जिसकी वैल्यू नहीं चाहिए वो ये है। हमने इन सब की वैल्यूज़ को पुट करा, पुट करने के बाद हमें लैम्डा नॉट m मिल गया। तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई, लैम्डा नॉट m की आ गई। ठीक है, अब हमें निकालना है अल्फ़ा। अल्फ़ा इज इक्वल टू लैम्डा CM अपॉन लैम्डा नॉट m। लैम्डा CM आपको कितना दे रखा है 9.33, लैम्डा नॉट m आपका कितना निकल गया, ये दोनों का रेशो निकाला तो ये हमारा आ गया 0.0392। लेकिन हमें परसेंटेज निकालनी है तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया, 100 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो परसेंटेज डिसोसिएशन हमारी कितनी आ गई, 3.92 आ गई। ठीक, अब देखिए हमें निकालना है डिसोसिएशन कांस्टेंट और उसका फॉर्मूला C∝² अपॉन 1 माइनस अल्फ़ा। अभी मैंने आपको बताया कि C यहाँ पर हमें किस में चाहिए, मोलैरिटी के अंदर चाहिए। ठीक, तो हमने इसको ढूंढने की कोशिश करी, अल्फ़ा तो हमारे पास है ही 0.0392। अब हमें C ढूंढने की कोशिश करी तो हमने कहा कि भाई C क्या है, C तो ये दे रखा है, C इन्होंने हमें क्या दे रखा है, सेंटी नॉर्मल, यानी इन्होंने हमें मोलैरिटी नहीं दी है, इन्होंने हमें क्या दे रखी है, नॉर्मलिटी दे रखी है। तो हमें नॉर्मलिटी को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलैरिटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब हमें ये भी नहीं समझ में आ रहा कि नॉर्मलिटी कितनी है, भाई सेंटी है ना, तो सेंटी का मतलब हो जाएगा 0.01, या आप इसको कह सकते हो 0.01 n कह सकते हो आप इसको, या आप क्या कह सकते हो n/100, यानी इसकी नॉर्मलिटी कितनी है, 0.01 n है। ठीक, लेकिन हमें किसकी ज़रूरत है, मोलैरिटी की ज़रूरत है, क्योंकि कंसंट्रेशन यहाँ किस में होनी चाहिए, मोलैरिटी में। तो नॉर्मलिटी को हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, मोलैरिटी के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब देखिए किसका कौन है, ये हमारा बेस है। तो एक इक्वेशन हमने लास्ट ईयर पढ़ी थी कि जो नॉर्मलिटी होती है दैट इज़ इक्वल टू क्या हो जाएगा, एसिड बेस है तो उसकी क्या होगी, एसिडिटी, यानी एसिडिटी इनटू क्या हो जाएगी, मोलैरिटी। ठीक है, तो बताइए मोलैरिटी इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, एसिडिटी अपॉन नॉर्मलिटी। ठीक है, तो अब एसिडिटी यानी कितने OH नेगेटिव आयन देगा, ये 1 ही देगा। तो हमने इसको किससे मल्टीप्लाई कर दिया मोलैरिटी निकालने के लिए, मोलैरिटी इज इक्वल टू आपकी मोलैरिटी इज इक्वल टू आ जाएगी नॉर्मलिटी अपॉन एसिडिटी। ठीक है, नॉर्मलिटी कितनी है 0.01, एसिडिटी कितनी है 1, यानी इस केस के अंदर नॉर्मलिटी किसके इक्वल हो गई, मोलैरिटी के इक्वल हो गई, यानी कि 0.01 n इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, 0.01 m के इक्वल हो जाएगा। तो हमने यहाँ C की वैल्यू कितनी पुट कर दी, 0.01, अल्फ़ा की वैल्यू अभी हमने निकाली थी 0.0392 का होल स्क्वायर 1 माइनस, और जिसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1.599 इंटू 10⁻⁵। अब आप सोच रहे होंगे इसकी यूनिट नहीं है, देखो ऊपर भी कंसनट्रेशन है नीचे भी है, तो वो इसलिए यूनिट लेस होगा, यानी Kc क्या होगा, यूनिट लेस होगा। अल्फ़ा भी 2 मोलर कंडक्टिविटीज़ का रेशो है तो ये भी क्या होगा, यूनिट लेस होगा। लैम्डा नॉट m की यूनिट हमें पता ही है क्या होती है, साइमन सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैंने आज आपको 2 टॉपिक कवर करा दिए। एक तो व्हाट इज़ द इफेक्ट ऑफ डाइल्यूशन ऑन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट्स मोलर कंडक्टिविटी, कि मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग और वीक इलेक्ट्रोलाइट की डाइल्यूशन के साथ कैसे चेंज होती है। और फिर हमने ये कंक्लूजन ड्रॉ करा था कि अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी को हम नहीं निकाल पाते, तो उसको निकालने के लिए हमने कोलरॉश लॉ की हेल्प ली। तो यहाँ हमने पढ़ा कि कोलरॉश लॉ क्या है और उसकी क्या क्या एप्लीकेशंस है, और इससे रिलेटेड हमने न्यूमेरिकल भी कर लिया। आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ गई होगी। तो स्टे होम, स्टे सेफ एंड डू स्टडी।